Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपका मॉडल पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए मॉडल पेपर्स की सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने मॉडल पेपर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हम मॉडल पेपर 2 कवर कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर 2 में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जिस पैटर्न पर आपका यूजीसी का पेपर आता है, यूजीसी नेट का, बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम आपके लिए पूरा एक पेपर लेकर आए हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। तो ऑलरेडी हम इसका पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स हमने कवर किए हैं, जिसमें कि हमने टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपके 25 क्वेश्चंस रह गए हैं। जैसे कि आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए 5 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो हम आपके सेपरेट से डिस्कस करते हैं, तो वो हम एज यूजली सेपरेट से डिस्कस करेंगे। बाकी हम अभी आपके क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें लास्ट तक विदाउट स्किप किए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे मॉडल पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से चेक करिएगा। इसके अलावा हमने आपके लिए महामैराथन सीरीज़ चलाई थी, जहाँ पे कि हमने डिफरेंट हम कह सकते हैं सेपरेटली यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे। अगर आपने हमारे वो सेशंस भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से चेक करेंगे। एंड हमने एक और सीरीज़ आपके लिए चलाई थी जिसका नाम था क्विक रिकैप सेशन, जिसमें कि हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करेंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ अपना सेशन आज से स्टार्ट करेंगे। यस, सो this is question number 6 and this question says that given below are two premises। यहाँ पर आपको 2 premises दिए हुए हैं A and B, ठीक है। एज यूजली जैसे पता है आपको premises आपको A and B दिया है एंड इन 2 premises से 4 conclusions यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। हमको वो कोड सिलेक्ट करना है जो कि ये इन premises से वैलिडली ड्रॉन कंक्लूजन, मतलब सही कंक्लूजन निकल रहा है इन premises से, वो वाला कंक्लूजन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड premises को हम इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और ज्वाइंटली भी ले सकते हैं। तो ये नोट है आपका। तो अब आएंगे प्रेमिसेस में बोला है आपके ऑल जजेस आर लॉयर्स। जितने भी जजेस हैं वो सबके सब लॉयर्स हैं। होता भी यही है कि जो जजेस होते हैं बेसिकली, अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो पहले वो लॉयर ही होते हैं, ठीक है। लॉयर से उनका प्रमोशन होता है तब जाके वो जज बनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे यही बोला कि ऑल जजेस आर लॉयर्स, सारे जजेस जो हैं वो लॉयर्स हैं, बट नो डॉक्टर्स आर लॉयर। हाँ सही बात है भैया, डॉक्टर क्यों लॉयर होगा, है ना। तो सो नो डॉक्टर्स आर लॉयर, सो कोई डॉक्टर लॉयर नहीं है। 2 बातें आपसे कही गई हैं, कंक्लूजन्स यहाँ पर कहे गए हैं कि नो लॉयर्स आर डॉक्टर। पहला कंक्लूजन दिया है नो लॉयर्स आर डॉक्टर, तो ये वाली बात तो ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑल जजेस आर लॉयर्स बट नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स। तो जब कोई डॉक्टर लॉयर नहीं है तो ऑब्वियसली कोई लॉयर भी डॉक्टर नहीं होगा, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही है अपने प्रेमिसेस के अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे, दूसरा है नो डॉक्टर्स आर जजेस। जब अब यहाँ पे देखिएगा, जितने भी जजेस थे वो कौन थे, वो लॉयर्स थे। तो जब हमारे पास जो डॉक्टर्स थे वो लॉयर्स हैं ही नहीं, तो डॉक्टर्स जज भी कैसे होंगे, है ना। अगर डॉक्टर हमारे लॉयर्स होते तो हम कह सकते थे कि हाँ जज होंगे, बट जब वो लॉयर्स ही नहीं है तो जज नहीं होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो हमारे जो प्रेमिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे 2 कंक्लूजन ये वाले तो सही निकल आए। बाकी दूसरा कहा जा रहा है कि ऑल लॉयर्स आर जजेस, तो ये तो सेम ही बात कह दी, क्योंकि वहाँ पे बोला था कि ऑल जजेस आर लॉयर्स, जितने भी जजेस हैं वो लॉयर्स हैं। सम डॉक्टर्स आर जजेस, तो ऐसा है ही नहीं, कोई भी डॉक्टर लॉयर था ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज, या फिर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1 and 2। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का सेम क्वेश्चन इन हिंदी लैंग्वेज। सो नीचे 2 आधार A और B दिए गए हैं,
उनसे 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको वह कोड चुनना है जो वैध रूप से निकाले गए निष्कर्षों को बताता हो, और आधार को व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से आप ले सकते हो। तो आधार की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो है वो है आपका सभी न्यायाधीश वकील हैं। जितने भी न्यायाधीश हैं सबके सब वकील हैं, और कोई भी डॉक्टर वकील नहीं है। तो निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि कोई वकील डॉक्टर नहीं है, और दूसरा कोई डॉक्टर न्यायाधीश नहीं है। ये दोनों बातें आपकी सही हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में 1 और 2। क्लियर। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। एंड दिस सेज दैट अ बोर्ड इज, इफ अ बोर्ड इज कोडेड एज ADRHJ, RH-J। अगर हम अबोर्ड को ADRHJ की तरह कोड करते हैं तो हम एग्रो को सेम लैंग्वेज में कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं। अडोप था ADRHJ, ओके। ध्यान से देखेंगे, अबोर्ड ABODE, अबोर्ड ADRHJ, यही था ना। अब देखो ए तो ए एज इट इज उतर गया। अब यहाँ पे देखो बी के बाद यहाँ पर हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ए तो ए का ये ऐसा ही आ गया, बी के बाद यहाँ पे हमारा सी मिसिंग था और डी आ गया। फिर ओ से आर तक की, अगर आर तक के बीच अगर हम चलेंगे तो यहाँ हमारा क्या पी एंड क्यू, MNOPQR, यहाँ पे PQ मिसिंग है। DEFG यानी कि यहाँ पर 3 लेटर्स हमारे मिसिंग है, EFG। और ई में चलेंगे तो EFGHI यानी कि EFGHI 4 लेटर्स मिसिंग है। तो क्या पैटर्न आप अगर देख रहे हैं तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहला वर्ड तो एज इट इज उतर रहा है, दूसरे में हम एक अल्फ़ाबेट मिक्स करके लिख रहे हैं, दूसरे में 2 अल्फ़ाबेट, मतलब 1 2, फिर हमारा नंबरिंग जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही हमको किसको अब कोड करना था? तो एग्रो को कोड करना था, AGRO, एग्रो। तो क्या करेंगे, दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ पर ए तो हम एज इट इज उतार देंगे, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ए का तो ए नीचे आ जाएगा। अब जी के बाद हमें क्या मिस करना है? तो ABCDEFGH मिस कर देंगे। तो जब हम H मिस करेंगे और यहाँ पे PQR ST है ना, 2 वर्ड्स मिस करने हैं, ST। ओ के बाद MNOPQ, हाँ ओके बाद PQR 3 वर्ड्स मिस करेंगे, है ना। तो अब फिर से अपना ब्लू पेन ले लेते हैं और देखो ए का ए एज इट इज आ गया, GHIPRSTU PQRS। तो क्या आएगा आपका कोडिंग? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा, दैट गोज विद AIUS। आइए देखेंगे ऑप्शन में है ये, yes, it's here in option number 2, AIUS. So the correct answer here goes with option number 2, that is AIUS. I hope आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, यदि अबोर्ड को ADRHJ के रूप में कोडेड किया जाता है तो एग्रो का कोड क्या होगा? तो क्या करेंगे, अबोर्ड लिखेंगे, नीचे ADRHJ लिखेंगे, देखेंगे बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है। एक कोड हम पैटर्न देख लेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को सेम में फॉलो कर देंगे। क्लियर। तो पैटर्न क्या चल रहा था कि फर्स्ट वर्ड तो हमारा एज इट इज उतर गया था, दूसरे वर्ड में 1 लेटर स्किप हुआ था, फिर 2 लेटर्स स्किप हुए, फिर 3, फिर 4, इस तरह से आपका पैटर्न था। उसकी बेस पे हमने एग्रो को AIUS की तरह कोड कर दिया। नाउ अब आ गया आपका यूनिट 8 यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। आपको इनमें से एक वर्ड चूज करना है जो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग ऑड वन आउट सेलेक्ट करते थे ना, जब हम छोटे थे तो हम ऑड वन आउट एक्टिविटीज़ होती थी कि हमको 4 फ्रूट्स दे दिए जाते थे और 1 वेजिटेबल दे दी जाती थी, और पूछा जाता था कि इनमें से ऑड वन कौन है, तो हम बताते थे ऑब्वियसली वेजिटेबल है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो 3 थिंग्स आर सिमिलर बट 1 इज़ डिफरेंट। तो वो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ईजी है, अगर आप, क्योंकि हमें पता चल रहा है, देखिए शिवालिक में भी हिल्स लिखा है, अरावली में भी हिल्स लिखा
लिखा है, नीलगिरी में भी हिल्स लिखा है। अगर हम नहीं भी जानते हैं तो भी हम आंसर कर देंगे दैट माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका ऑड वन आउट है, क्योंकि तीनों बाकी की तीनों हिल्स हैं। अब बात आ जाती है, हम इसको साइंटिफिकली बता देते हैं आपको। ये जो माउंट किलिमंजारो है ये आपका वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो है। और ये कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका में है। तो हम कहेंगे कि जो माउंट किलिमंजारो है ये आपका वोल्केनो है अफ्रीका में, जबकि ये जो आपकी शिवालिक हिल्स हो गई, अरावली हिल्स हो गई, नीलगिरी हिल्स हो गई, तो ये आपकी हिल्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी हिल्स हैं जो कि पाई जाती हैं इंडिया में। Clear? So Mount Kilimanjaro is a volcano that is found in Africa and hills in India. So odd one out is Mount Kilimanjaro. Clear है? वह शब्द चुनिए जो बाकियों से अलग है। तो बिल्कुल माउंट किलिमंजारो जो है वो एक ज्वालामुखी है जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है, जबकि शिवालिक, अरावली और नीलगिरी जो है वो हमारी भारत की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर? ना moving towards our next question, that is question number 29, and this question says that which one of the following can be validly inferred from the proposition। यहाँ पर आपको ये propositions दिए हुए हैं that no non animals are wild, कोई भी नॉन एनिमल वाइल्ड नहीं होगा। सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, कुछ एनिमल्स वाइल्ड नहीं होंगे। नो एनिमल्स आर वाइल्ड, कोई भी एनिमल वाइल्ड नहीं होगा। या सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ एनिमल्स जो होंगे वो हमारे वाइल्ड होंगे। तो अगर आप ध्यान से अगर हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी लगा लें ना, जनरल नॉलेज भी लगा लें, तो यहाँ पर क्या आएगा कि ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड। जितने भी एनिमल्स हैं सब क्या हैं, हमें बताना है कौन सा यहाँ से निकल रहा है। ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड, सारे के सारे जानवर कैसे हैं? तो सारे के सारे जानवर हमारे जंगली हैं। ठीक है। अब नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड, यहाँ पे तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे ना, नॉन एनिमल्स की तो बात ही नहीं हुई, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके। सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, कुछ एनिमल्स वाइल्ड नहीं, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि सारे ही एनिमल्स वाइल्ड है, तो कुछ एनिमल्स वाइल्ड कैसे नहीं होंगे? तो इसको भी हम कट कर देते हैं। फिर नो एनिमल्स आर वाइल्ड, कोई भी एनिमल वाइल्ड ही नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे साफ कह रहे हैं ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड। जब सारे ही एनिमल वाइल्ड है तो कोई एनिमल वाइल्ड कैसे नहीं होगा? ठीक है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ओनली ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट हियर आंसर, बिकॉज सम एनिमल्स आर वाइल्ड। यहाँ पर बोला था कि सारे ही एनिमल्स वाइल्ड हैं, लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है कि कुछ एनिमल्स, देखिए अगर सब है, अगर ऑल है तो इस ऑल में से हम सम निकाल सकते हैं। अगर ऑल है तो इस ऑल में से हम सम निकाल सकते हैं, बट अगर ये सम है तो इसमें से हम ऑल नहीं निकाल सकते, है ना। तो बहुत, अब मान लीजिए हमारे पास 5 टॉफीज़ है तो उनमें से 2 टॉफीज़ हम निकाल सकते हैं। हाँ, हमें कुछ पसंद है, हम कुछ खाएंगे। तो सिमिलरली सारे एनिमल्स वाइल्ड बताए थे, लेकिन सब नहीं। अगर हमने कहा कुछ एनिमल्स वाइल्ड है तो भैया अगर सब वाइल्ड है तो उनमें से कुछ भी वाइल्ड ही होंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे सेम क्वेश्चन हिंदी में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी जानवर जंगली हैं से वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है? तो कोई भी गैर जानवर जंगली नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ जानवर जंगली नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी जानवर जंगली नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, जबकि कुछ जानवर जंगली हैं, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? ओके। Now moving towards our next question, and this question is the next term in the letter series D, E, F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, T, U, V, S। तो हमें यहाँ पर भी वही करना है कि पैटर्न देखना है और अगला क्या आएगा हमें वो बताना है। तो स्पेस कंज्यूम करते हैं, लेकिन पहले हमें लिखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, यहीं पे लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस तो D, E, F, H, I, J, L, M, N यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं स्पेस ऐसे, ये सही है। यहाँ नीचे से हमको दिख भी जाएगा। ओके। तो क्या था हमारा स्टेटमेंट? D, E, F, ठीक है। दूसरा था H, I, J, फिर था L, M, N, P, Q, R। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि D, E, F, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G। दूसरा कलर ले लेते हैं,
जी, ठीक है, तो जी यहाँ पर मिसिंग था। ठीक है, DEFGHIJKLMNO PQRS, फिर आपका TUV, तो यानी अब क्या मिस होगा W, तो W जब मिस हो जाएगा तो क्या आएगा XYZ, क्या आएगा XYZ। कितना इजी था, आप आराम से ABCD काउंट करेंगे। DEF G मिस था, HIJ K मिस था, LMN O मिस था, PQR S मिस था, तो फिर इक्वल TUV था, तो TUV के बाद फिर हमारा क्या मिस, TUV के बाद क्या आएगा W आएगा, तो W मिस करके हम XYZ कर देंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज X, Y एंड Z। क्लियर? ओके, हिंदी में देखेंगे। अक्षर श्रृंखला, जो हमारी अक्षर श्रृंखला है DEFGHIJKLMNOPQRSTUV, तो यहाँ का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद है हमारा XYZ, क्योंकि एक एक लेटर स्किप करके हम 3 लेटर्स कंटिन्यू लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने DEF लिखा था, G को हमने मिस किया और 3 लेटर्स कंटिन्यू लिखे HIJ, सिमिलरली हमने K को मिस किया, फिर 3 लेटर्स कंटिन्यू लिखे LMN, फिर हमने O को मिस करके PQR 3 लेटर्स कंटिन्यू लिख के, S को मिस किया, फिर 3 लेटर्स कंटिन्यू लिखे, तो वही हम करेंगे W को मिस करके 3 लेटर्स कंटिन्यू जब लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा X, Y एंड Z। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यस, नाउ द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो आउटपुट क्वालिटी है प्रिंटर की उसको आप कैसे मेज़र करोगे, डॉट्स पर सेंटीमीटर में, डॉट्स पर इंच में, डॉट्स पर mm में, या फिर डॉट्स पर इंच में। सेंटीमीटर, इंच, मिलीमीटर, इंच, किस में आप इनको डिजिट पर इंच, सॉरी लास्ट डिजिट पर इंच है, तो इनमें से किस में आप, अगर हम आपसे कहें कि आपको क्वालिटी प्रिंटर की क्वालिटी को मेज़र करना है तो आप इनमें से किसके साथ मेज़र करेंगे, तो प्रिंटर की क्वालिटी को हम डॉट्स पर इंच में मेज़र करेंगे। किस में मेज़र करेंगे, डॉट्स पर इंच। तो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हम किस प्रकार माप सकते हैं, तो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हम डॉट्स प्रति इंच के हिसाब से माप सकते हैं। क्लियर? ओके, now moving towards our next question, that is question number 32, and this question says denotes an error in a computer program। अगर आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी त्रुटि आपको देखने को मिलती है तो वो किसकी वजह से होती है, बेसिकली वो किसी बग की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, स्पैम की वजह से होती है, बिट की वजह से होती है। तो देखिए नीचे से स्टार्ट अगर हम करें तो बिट क्या है आपका, तो ये तो आपकी आप कह सकते हो कि यूनिट्स हैं ना, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड दिस। तो या इसकी वजह से आपके कंप्यूटर में कोई एरर नहीं आती, बल्कि ये तो आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो ये तो आपको कह सकते हो कि स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेट की स्पीड प्रोवाइड करता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा एरर को नहीं दर्शाता बिट। ठीक है, स्पैम, तो स्पैम भी मैंने आपको बताया था कि स्पैम बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अनवांटेड ईमेल हम कह सकते हैं, अनवांटेड मैसेज हम कह सकते हैं, जो कि एक साथ बहुत सारे रेसिपिएंट्स को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये अनवांटेड ईमेल या अनवांटेड मैसेज होता है, तो सबको एक साथ भेजा जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमसे तो एरर पूछ रहा है। वायरस अगर आता है तो वो हमारे सॉफ्टवेयर को या फिर हमारे सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, उसमें गलती हम ये नहीं कह सकते कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई त्रुटि, कोई हमें एरर देखने को मिलता है, बल्कि वायरस तो हमारे सिस्टम को पूरा ख़त्म ही कर सकता है। ठीक है, तो वायरस क्या करता है, ये तो अफेक्ट करता है, लेकिन अब क्या बचता है हमारे पास, बग। बिल्कुल, ये जो बग आता है ना, इसकी वजह से हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में हमें एरर देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर एरर की बात हो रही है कंप्यूटर प्रोग्राम में तो हम जाएंगे किसके साथ, बग के साथ। क्लियर? जैसे अगर आप लोग बग का मतलब वैसे बेसिकली क्या होता है, तो हिंदी में तो हम बग को खटमल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि मान लीजिए कंप्यूटर प्रोग्राम को आप मान लीजिए कि ये हो गई आपकी चारपाई। सब जानते होंगे चारपाई क्या होता है, जिस पे सोते हैं, और ये खटमल उस चारपाई में ही हुआ करते थे पहले के टाइम में। तो वही कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई गलती हुई है ना, कुछ हो रहा है, ठीक है, लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही आप चारपाई पे लेटो, कोई काट रहा है बराबर, तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है चारपाई में। तो चारपाई में कौन है भैया, बग है। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्राम में भी बग है, इसीलिए गलती हो रही है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है, और आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या दर्शाता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है बग। ना इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड। अब देखिए, राजस्थान, गुजरात,
पंजाब एंड केरला। देयर आर 4 स्टेट्स। और आपसे पूछा है कि इंडिया के कौन से पार्ट में जो हमारा ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स हैं वो सिचुएटेड हैं। राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है या फिर केरला में है। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो हमारे कहाँ हैं? तो वेस्टर्न घाट्स हमारे पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट स्थित हैं? तो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट आपके पंजाब में स्थित हैं। Now moving towards our next question, and question number 34, and this question says that the University Grants Commission, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है उसके पास एक स्कीम है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज़ इन एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज़ एजुकेशन में वैल्यूज़ के लिए एक स्कीम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पास। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी अमंग द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कॉम्पोनेंट के अकॉर्डिंग? तो देखिए हमें गलत वाली स्टेटमेंट बतानी, यानी कि हमारे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं एंड एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, वही हमको बतानी है। तो देखिए टू एनकरेज रिसर्च एक्टिविटीज़, बिल्कुल ये जो आपकी यूजीसी है, ठीक है, इसमें जो ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज़ इन एजुकेशन की जो स्कीम है इसमें क्या करा गया है, आपकी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उसको एनकरेज किया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया कि कैसे आपके रिसर्च प्रोसेसेस को एनहेंस किया जाए। ओके, नेक्स्ट है आपका टू सेंसिटाइज द सिटीजन सो दैट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रियलाइज्ड। क्या किया जाए? सिटीजन्स को सेंसिटिव बनाया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए ताकि जो नॉर्म्स होते हैं, जो मानक होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको जो ह्यूमन्स हैं वो रियलाइज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप रियलाइज़ कब करोगे? जब आपके साथ वो चीज़ होगी तब आप अगर किसी को, मान लीजिए आपको कभी आइज़ में पेन ही नहीं हुआ, तो आप किसी को आइज़ अगर पेन हो रहा है तो आप कैसे फील करोगे कि इसको कितना पेन हो रहा होगा? अगर आपको वो पेन हुआ है तब आप उसको फील कर पाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे बोलिए कि सिटीजन्स को सेंसिटाइज करना है सो दैट जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको वो रियलाइज़ कर सकें। क्लियर? तो ये वाली बात भी ठीक है। अब हमें गलत वाला बताना है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। फिर तो डेवलप इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंड सोसाइटी के बीच में जो एक इंटरेक्शन है उसको डेवलप करना, ये भी ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एजुकेशन के कंपोनेंट में आता है कि आपको क्या करना है, सोसाइटी के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, उनमें आपस में बातचीत होनी चाहिए। तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही थे। सही वाले मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन गलत वाला ना पूछ के सही वाला पूछ ले, तो आपको सही वाले पता होना चाहिए कि क्या है। रिसर्च एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना है, सिटीजन्स को सेंसिटाइज करना है सो दैट ये नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो ह्यूमन राइट्स उनको रियलाइज़ कर सकें, और डेवलप करना है इंट्रैक्शन सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच। तो ये वाले सही थे, इसलिए गलत हो जाएंगे। और गलत जो था हमारा कि टू एस्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल्स, बात अगर हायर एजुकेशन सिस्टम की हो रही है, यूजीसी की हो रही है, तो स्कूल में यूजीसी का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य के लिए एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा घटक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, ये तो सही है। नागरिकों को संवेदनशील बनाना ताकि मानवाधिकारों के मानदंडों और मूल्यों को ये महसूस कर सके। तो हमारा करेक्ट यहाँ पर है कि स्कूल में मूल्य और कल्याण केंद्र को स्थापित किया जाए। ना मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35. So question number 35 says that the annual range of temperature in the interior of the continent, जो भी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट का इंटीरियर पार्ट है उसमें जो टेम्परेचर है उसकी जो एनुअल रेंज होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर के कंपैरिजन में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनका जो इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पर टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? तो थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, क्योंकि पानी, आप कह सकते हो लैंड एंड वाटर, इनके बीच में आपका थर्मल डिफरेंस होता है, इस वजह से ऐसा है। कोस्टल एरियाज के कंपैरिजन में कॉन्टिनेंट्स पे जो इंटीरियर टेम्परेचर होता है उसकी एनुअल रेंज हाई होती है। या फिर वेरिएशंस इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस, इन दोनों के बीच में जो वेरिएशंस आती हैं एल्टीट्यूड की वजह से, उसकी वजह से ऐसा है। या फिर जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं हमारे इंटीरियर पार्ट्स में उसकी वजह से,
या फिर जो हैवी रेंज होता है इंटीरियर में एज़ कम्पेयर टू कोस्टल रीजन। तो देखिए अगर मैं बताऊं कि जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर की कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में वो हाई होती है कोस्टल एरियाज़ के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ थर्मल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे लैंड एंड वाटर में हमें क्या देखने को मिलता है, थर्मल डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ए ओनली। क्लियर। हिंदी में देख लेंगे। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में तापमान की वार्षिक सीमा तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, इसका कारण क्या है? तो भूमि और जल के बीच ऊष्मीय अंतर है, महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई में भिन्नता है, आंतरिक भागों में तेज हवाओं की उपस्थिति है, या फिर तटीय क्षेत्रों की तुलना में आंतरिक भागों में भारी वर्षा है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर का भूमि और जल के बीच जो ऊष्मीय अंतर है उसकी वजह से ऐसा है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। Now moving towards our next question, question number 36, and this question says that the University Grants Commission जो आपका UGC है was formally inaugurated on 28 December 1953 by whom among the following। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो UGC है, जो आपका UGC ग्रांट कमीशन है, उसको फॉर्मली इनाग्रेट किया गया था कब? तो फॉर्मली इनाग्रेट हुआ था वो आपका 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC है वो फॉर्मली इनाग्रेट कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। तो किसके द्वारा यहाँ पूछा है और कब हुआ था ये आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है, बट हो सकता है आपसे डेट एंड किसके द्वारा हुआ दोनों ही पूछ लिया जाए। तो डेट आपको याद रखनी है 28 दिसंबर 1953 को UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को फॉर्मली इनाग्रेट किया गया था। और किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया था? तो ये आपके श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था, मिसेस इंदिरा गांधी ने किया था, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तो याद रखेंगे कि UGC का जो फॉर्मली इनाग्रेशन हुआ था 28 दिसंबर 1953 को वो आपके श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब किया गया था? 28 दिसंबर 1953। सो हियर आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा किया गया? श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट A source of renewable power which can be developed with minimum cost is। जो सोर्स है आपके रिन्यूएबल पावर की जिसको हम डेवलप कर सकते हैं कम कॉस्ट के साथ, वो क्या है? तो कम कॉस्ट के साथ हम कौन सी रिन्यूएबल पावर को डेवलप कर सकते हैं? विंड मिल्स को, टाइडल पावर को, बायोमास पावर को, या फिर आपका जियोथर्मल एनर्जी। तो देखिए विंड मिल्स की अगर हम बात करें तो ये इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर। ठीक है, हम इसको रिन्यूएबल पावर का ये सोर्स है, लेकिन हम इसको कम कॉस्ट पर जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, हायर कॉस्ट की यहाँ रिक्वायरमेंट रहती है। सेम थिंग हैपन्स विद टाइडल पावर। जो टाइडल पावर होती है ये आपके कहाँ से जनरेट होती है? तो ये आपके ओशियंस में जो टाइड्स आते हैं बेसिकली यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली, तो इसको भी हम मिनिमम कॉस्ट में डेवलप नहीं कर सकते। जियोथर्मल एनर्जी जो हमारी भूतापीय ऊर्जा होती है, जो हमारी पृथ्वी से निकलने वाली हीट एनर्जी होती है, तो वो भी हम कम कॉस्ट पे डेवलप नहीं कर सकते। कम कॉस्ट पे डेवलप किया जा सकता है बायोमास पावर को। ये बायोमास पावर क्या होते हैं? तो ये हमारे लिविंग मटेरियल से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए ये जो बायोमास पावर है इसको मिनिमम कॉस्ट पर हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत जिसे न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है, तो वह क्या है? वह आपका बायोमास ऊर्जा है जिसको न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है। Now moving towards our next question, that is question number 38, and this question says that a small text
अ स्मॉल टैक्स स्टोर्ड ऑन यूज़र, ये कुछ नहीं है, अ स्मॉल टैक्स स्टोर्ड ऑन यूज़र्स कंप्यूटर, एक छोटा सा टैक्स जो कि यूज़र के कंप्यूटर पर स्टोर है बाय सम वेबसाइट, किसी वेबसाइट के द्वारा, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज, क्या करने के लिए, यूज़र्स की प्रेफरेंस को पता लगाने के लिए, उसको बराबर कंटिन्यू ट्रैक करने के लिए, तो उसको हम क्या कुकी कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं, लॉग कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। देखिए अगर आप लोग क्रोम यूज़ करते होंगे, ठीक है, क्रोम में आप कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर आपको साइड से इस टाइप से एक बॉक्स होता है, उसमें कुकी लिख के दिखाई आता है, ठीक है, कुकी लिख के लिखा हुआ आता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, मतलब होता है ना कुछ लोग होते हैं जो स्टडी रिलेटेड थिंग्स को सर्च करते हैं, तो ये जो कुकी होता है ये क्या करती है, ये कुकी आपको हेल्प करती है कि आपको वो कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं वो आपको मिले, ईजिली मिले, आपको नोटिफिकेशन आए उसका, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो स्मॉल टैक्स जो कि यूज़र्स के कंप्यूटर में होता है किसी वेबसाइट के द्वारा, ये पता लगाने के लिए कि यूज़र की प्रेफरेंस क्या है, यूज़र के प्रेफरेंस को कंटिन्यू ट्रैक करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं कुकी का, रिपोर्ट नहीं, लॉग नहीं एंड हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री तो जो भी आपने देखा, जो भी आपने वॉच किया वो आपके हिस्ट्री में आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि अब इस पर्सन ने पर्टिकुलरली क्या क्या इस दिन में देखा है। क्या ऐसा कभी होता है हमने कोई चीज़, मतलब मान लीजिए आज हमने कुछ सर्च करा, वो हम जब सर्च करें तो हमें एज इट इज़ नहीं मिला, तो हम अपनी हिस्ट्री में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने किस दिन क्या पढ़ा था। क्लियर ना। कुछ वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को पहचानने और उन पर नज़र रखने के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी पार्ट फाइल को कहा जाता है। तो उस छोटी पार्ट फाइल को क्या कहा जाता है, कुकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Now moving towards our next question, how much carbon is being added to the atmosphere by burning fossil fuels? फॉसिल फ्यूल के जलने से कितना कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होता है? 6 to 9 बिलियन टन्स ऐड होता है, 9 to 12 बिलियन टन्स ऐड होता है, 4 to 6 बिलियन टन्स ऐड होता है, या फिर 2 to 6 बिलियन टन्स यूज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 6 to 9 बिलियन टन्स हमारा कार्बन होता है जो कि आपका एटमॉस्फेयर में एडेड होता है जब आप फॉसिल फ्यूल को क्या कर रहे होते हो, बर्न कर रहे होते हो। जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायुमंडल में कितना कार्बन जुड़ रहा है? तो जब आप जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो 6 से लेके 9 बिलियन टन तक आपका कार्बन वायुमंडल में जुड़ रहा होता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? तो हम सभी को पता है फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स, या हम कह सकते हैं ये आपके रिमेन्स होते हैं एक तरह से। बेसिकली ये क्या होते हैं? ये रिमेन्स होते हैं लिविंग बींग्स के। आप चाहे डेड प्लांट्स ले लीजिए या फिर डेड एनिमल्स ले लीजिए जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या होते हैं, सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, बरिड हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, और हम उनको कितनी जल्दी से वेस्ट कर देते हैं। तो वही जो जीवाश्म ईंधन है जो आपको इस तरह से डेड एनिमल्स और प्लांट के सॉइल में बरिड होने के बाद जो मिला है वो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन को 6 से 9 बिलियन टन तक जोड़ता है ना। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि किसी भी एक एरिया की जो नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं नीड टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। उनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व रखना है। किस पर्पस के लिए, क्यों हमें उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखना है? ताकि हम बर्ड्स को हैबिटेट प्रोवाइड करा सकें, इसलिए हमको उनको प्रिजर्व करके रखना है। हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें, इसलिए रखना है। प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीशीज की ब्रीडिंग के लिए हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, या फिर स्टडी बाय साइंटिस्ट, ताकि साइंटिस्ट जो उसको स्टडी कर सकें। तो देखिए ध्यान से देखेंगे नेचुरल वेजिटेशंस, तो दीज आर द वेजिटेशंस जो हमें कहाँ से मिलती हैं या क्या है? ये एक तरह की वनस्पति है जो हमें नेचर से मिलती हैं, बाय नेचर हमें मिलती हैं, हम इनको बना नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हाँ एक है कि हमें नेचर से, मान लीजिए जैसे मैंगो का ट्री है, तो मैंगो का ट्री हमें कहाँ से मिला? नेचर से मिला। अब हम क्या करते हैं कि ये जो मैंगो है इसकी जो गुठली निकलती है उसको हम लगा दें तो हम और पेड़ बना सकते हैं। तो इस नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट्स का यूज़ करके हम और क्या कर सकते हैं, न्यू स्पीशीज़ को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अगर आप नेचुरल वेजिटेशन किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की प्रिजर्व करते हो फ्यूचर के लिए, तो उसका जो उद्देश्य है वो यही है ताकि आप क्या कर सकें, एक मटेरियल प्रोवाइड कर सकें ताकि हम नई स्पीशीज़ को बना सकें। जैसे हम आम की गुठली से और नए आम के पेड़ बना रहे हैं, तो ऐसे ही हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन को अगर प्रिजर्व करके रखेंगे तभी हम और बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। अगर हम रखेंगे, मतलब मान लीजिए मैंगो का कोई ट्री नहीं रहा तो फिर हम और मैंगो का ट्री कैसे
उगा पाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ वर्ड्स के लिए हमें हैबिटेट प्रोवाइड नहीं कराना। हाँ ठीक है, सॉइल इरोजन से बचाना है, लेकिन सॉइल इरोजन को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्रिजर्व नहीं करते। हम इसको प्रिजर्व करते हैं कि अगर ये प्रिजर्व रहेगी तो आगे हम इससे न्यू स्पीशीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं ना। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है ताकि नई प्रजातियों के प्रजनन के लिए सामग्री क्या हो, उपलब्ध कराई जा सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर द एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेट अप? किस साल एजुकेशन कमीशन जो एजुकेशन कमीशन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी वॉज सेटअप? किस साल एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ था DS कोठारी के चेयरमैनशिप के अंडर? 1960 में, 1955 में, 1952 में? यहाँ पर एक ऑप्शन आपका मिसिंग है, 1964 में। ठीक है, तो 1964 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 4 1964। तो अगर मैं बात करूं तो जो एजुकेशन कमीशन है ये आपका 1964 में ही सेटअप हुआ था। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? डॉक्टर DS कोठारी। तो डॉक्टर DS कोठारी ने एजुकेशन कमीशन का क्या किया था? गठन किया था, स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1964 में। तो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। Which of the following was launched in 2013? कौन सी चीज़ इनमें से 2013 में लॉन्च की गई जिसका पर्पस था कि वो स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड कर सके हायर एजुकेशनल स्टेट के एलिजिबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एलिजिबल मतलब जो भी इन्होंने नॉर्म सेट किए होंगे। ठीक है, जो भी नॉर्म सेट किए गए होंगे, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है तो वो हमारा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एलिजिबल माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि क्या किया जाए, इनको एक स्ट्रैटेजिक फंड प्रोवाइड किया जाए। इस पर्पस के साथ 2013 में किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना हुई थी, या फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की हुई थी, या सर्व शिक्षा अभियान की हुई थी? तो ये ध्यान में रख के कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के जो कि एलिजिबल हैं उनको स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड की जाए। इस पर्पस के साथ 2013 में लॉन्च किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। किसको लॉन्च किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। पात्र राज्य, आगे बढ़ेंगे, हिंदी में देखेंगे। पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा शुरू किया गया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, या फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या फिर सर्व शिक्षा अभियान? तो किसको स्टार्ट किया था? तो स्टार्ट किया गया था आपके सर्व शिक्षा अभियान को। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो फॉर्मेट्स? यस, अब इनमें से आपसे पूछा है कि ऑडियो फॉर्मेट्स कौन से हैं? .wab, .aac, .wmb या फिर .fib। यहाँ पर आपको कोड दिए हुए हैं और आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ सही आंसर जो जाएगा .wab एंड .wfib। ये दोनों ऑडियो फॉर्मेट्स हैं और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 में। क्या है? एक बार फिर से देखेंगे, .wab एंड .fib, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो प्रारूप है? तो आपका .wab एंड .fib ये ऑडियो प्रारूप है और ये हमें कहा ऑप्शन है A एंड D, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंप्यूटर में जो 8 बिट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन मेमोरी। मेमोरी में एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे वो यहाँ पर कितने होंगे? किसी भी कंप्यूटर में 8 बिट्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि वो मेमोरी में जो एड्रेस है उनको स्पेसिफाई करें। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आर
टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आर 256। कितने हैं? 256 एड्रेसेस यहाँ पर हैं। किसी कंप्यूटर में यदि मेमोरी में पता निर्दिष्ट करने के लिए 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है तो पतों की कुल संख्या जो है वो कितनी होगी? वो होगी 256। कितनी होगी? 256। ओके, क्वेश्चन नंबरिंग गलत होगी, चलिए कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? जो नेशनल नॉलेज कमीशन NKC है उसको किस वर्ष एस्टैब्लिश किया था? 1998 में, 2007 में, 2000 में या 2005 में? तो ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में। याद रखेंगे, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC की स्थापना हुई थी। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि उन तक भी ये पहुंच सके। बाकी आपको हमारा सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कोई सजेशन है वो आप हमें दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट के साथ। फिर हमारा मॉडल पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल पेपर 3 के लिए हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मॉडल पेपर 2 कंप्लीट करेंगे हम। होपफुली आज शाम को आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसके साथ हम अपना मॉडल पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।